Hello guys, again you are welcome to my channel Literature Classes. This is Abhilasha Yadav. Guys, today I am going to explain a figure of speech that is conceit as you are watching on the screen. So in this video I'll explain what is conceit and what is conceit, how many types of conceits are there and who have popularized this, what are the important key figure of this term conceit. So without doing a further delay, let's move right into the topic. Now, what is the topic? The topic is conceit. I am going to explain this word, what is this conceit is. So the word conceit is derived from the word concetto. The word concetto. It is an Italian term. It is an Italian term that was adapted in 17th centuries and 16th century. Means the English poets of 16th and 17th century has adapted this term from Italian word concetto. It is a figure of speech which established a striking parallel, and it uses two very dissimilar things or situations. It elaborates two very dissimilar things or situations. तो conceit is एक ऐसा term है that was adapted from Italian word concetto. ठीक है. Next, क्या है ये कंसीट? तो कंसीट क्या होता है? दो डिसिमिलर थिंग्स या सिचुएशन को क्या करता है? कंपेयर करता है. ठीक है. कंसीट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड मेटाफर. द अनदर वर्ड फ्रॉम विच कंसीट इज नोन, दैट इज एक्सटेंडेड मेटाफर, or we can say sustained metaphor. These two words are also the alternative of conceit. It is the use of single metaphor or analogy at length in a work of literature. It differs from a mere metaphor in its length and in having more than one single point of contact between the object described and the comparison used to describe. Meaning is that एक तो पहली चीज़ कि conceit को दो वर्ड से जाना जाता है, extended metaphor और sustained metaphor. Now it is the use of single metaphor. इसको क्या है? ये क्या है? एक single metaphor के रूप में इसका use किया जाता है. किसमें? Work of literature में. It differs from a mere metaphor in its length. और ये जो metaphor होता है जो कि हमारे figure of speech में आता है, it is different from that metaphor. ठीक है. Having more than one single point of contact between the object described. जो object describe किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? Tenor बोलते हैं. And the comparison used to describe, और जो comparison है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं vehicle. क्या बोलते हैं? vehicle. See. तो ये क्या है? ये जो यूजुअली जो मेटाफर यूज़ किया जाता है ये उससे डिफरेंट है, अलग है. और इसमें दो चीज़ें आती हैं. एक तो ऑब्जेक्ट जिसको डिस्क्राइब किया जाता है और कंपैरिजन जिससे इसको डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब जिससे इसको कंपेयर किया जाता है. तो जब द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेनर एंड द कंपैरिजन यूज्ड टू डिस्क्राइब इज कॉल्ड व्हीकल. उसको व्हीकल कहते हैं. दीज इम्प्लीकेशंस आर रिपीटेडली एम्फसाइज्ड, डिस्कवर्ड, रीडिस्कवर्ड एंड प्रोग्रेस इन न्यू वेज. ये इम्प्लीकेशंस जो था, ये जो यूज़ था इसका, इसको रिपीटेडली एम्फसाइज किया गया है, इस पर स्ट्रेस किया गया है, डिस्कवर किया जाता है और रीडिस्कवर किया जाता है. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसीट. सो कंसीट क्या है? कंसीट एक ऐसा वर्ड है जो कि मेटाफर की तरह होता है, लेकिन मेटाफर जो यूजुअल मेटाफर उससे एकदम अलग होता है, क्योंकि इसकी जो कंपैरिजन का लेवल है वो एकदम बहुत दूर, मतलब बहुत ही अलग है. कैसे बहुत ही अलग है? बिकॉज इसमें जो कंपैरिजन है ये बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है. कैसे बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसीट. फर्स्ट इज मेटाफिजिकल कंसीट एंड अनदर इज पेट्रार्कल कंसीट. इन दोनों के काइंड से हम समझेंगे कि क्या है एक्चुअली ये कंसीट है क्या.
So first is metaphysical conceit. The word metaphysical conceit is often imaginative, exploring specific parts of an experience. क्या है मेटाफिजिकल कंसीट? मेटाफिजिकल कंसीट इज ऑफन इमेजिनेटिव. ये कैसा होता है? इमेजिनेटिव होता है, मतलब इस ये रियल वर्ड से बहुत ज़्यादा परे होता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, रियल वर्ड से बहुत कम और इमेजिनेटिव होता है टोटली. एक्सप्लोरिंग स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन एक्सपीरियंस, और किसको एक्सप्लोर करता है? जो एक्सपीरियंस होता है उसके स्पेसिफिक पार्ट्स को वो एक्सप्लोर करता है. द मेटाफिजिकल कंसीट हैज़ स्टार्टलिंग अनयूजुअल क्वालिटी. और इसकी क्वालिटी कैसी होती है? अनयूजुअल होती है, यूजुअल नहीं होती, अनयूजुअल होती है, मतलब फार फ्रॉम द फिजिकल वर्ड वी कैन से. मेटाफिजिकल, मेटा एंड फिजिकल. मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल, फिजिकल यू नो, ठीक है. तो बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड, which the things which are described beyond the physical world, beyond the imagination, beyond the experience level, that is called metaphysical conceit. Robert H. Ray describes about metaphysical conceit it as a length far-fetched ingenious analogy. जैसा कि हम कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फार फेच्ड इमेजरी का यूज़ किया था. तो फार फेच्ड इमेजरी कंसीट इसी का टर्म है, किसका? मेटाफिजिकल पोइट्स का ही के पोम्स का ही एक टर्म है मेटाफिजिकल कंसीट. सो इसमें क्या है? रॉबर्ट एच रे ने बोला है दैट इट इज़ अ लेंदी फार फेच्ड इंजीनियस एनोलॉजी. मतलब ये कैसी है? लेंदी होता है और कैसा? फार फेच्ड होता है, बहुत ज़्यादा हाइपरबोलिक कह सकते हैं, बियॉन्ड द इमेजिनेशन कह सकते हैं. क्लियर? Now, the analogy is developed throughout multiple lines, sometimes the entire poem. और ये जो analogy डिस्क्राइब की जाती है, ये कभी कभी पूरी पोएम में डिस्क्राइब की जाती है, मल्टीपल लाइन्स में, एक लाइन्स में नहीं, मल्टीपल लाइन्स में इसको डिस्क्राइब करते हैं. इट इज़ डिस्क्राइब बाय सैमुअल जॉनसन इन लाइफ ऑफ कॉले एज विट. और इसी को सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क लाइफ ऑफ कॉले में क्या बोला है? विट, विच इज़ अ काइंड ऑफ डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स. क्या बोला है? डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स बोला. अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस और डिस्कवरी ऑफ ऑकल्ट रिजेबलेंस इन थिंग्स apparently unlike. The most heterogeneous ideas are yoked by violence together. ठीक है. तो दिस इज द थॉट ऑफ सैमुअल जॉनसन इन हिज वर्क लाइफ ऑफ कॉले. इसमें उन्होंने एक बताया है कि कॉम्बिनेशन किनका? डिसिमिलर इमेजेस को, डिसिमिलर इमेजेस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको कि उन्होंने विट बोला है, ठीक है, डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स बोला है. इसका जो मोस्ट प्रोपोनेंट था, या मोस्ट ये कह दे कि सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किसने किया था? सो जॉन डन हैज़ इन्वेंटेड दिस and has used this. He can be called as the father of metaphysical poetry. Can be called as the father of metaphysical poetry because he has, in every poem he has used this term metaphysical conceit. In the work The Flea and in the work A Valediction Forbidding Mourning, he has very minutely, very clearly explained this term. कैसे? The Flea में John Donne has described about a lover and a beloved. In this very work, he describes that the flea is a bird who sucks the blood of the beloved. So he sensed that, John Donne sensed that the bird, or we can say the flea, has sucked the blood of that beloved. That means she has intimated to her, or she has developed a sexual love to her, to that beloved. That means he is here imagining beyond the physical world. It cannot be explained, it cannot be imagined by an ordinary people. So that is we can say beyond the imagination. It is a beyond
द फिजिकल वर्ल्ड, हम इतना तो हम सोच भी नहीं सकते जितना जॉन डन ने एक्सप्लेन कर दिया है इस पोम में, ठीक है। वो कहते हैं जो उनका जो फ्ली है वो क्या करती है, मेरी बिलवड का ब्लड सक करती, दैट मीन्स शी हैज़ इंटीमेटेड फ्रॉम हर। And a valediction forbidding mourning में he again describes that he compares his the beloved and lover from the two legs of compass with center point, we can say like compass, the center of compass is the soul of beloved and lover, and there are two legs, that mean there are two bodies in one soul. He has compared the lover and beloved from the two legs of compass. So this cannot be imagined, this cannot be imagined by an ordinary people or a, we can say, common man. So this is the description beyond the world. वो कहते हैं कि जो लवर है वो बिलवड से बहुत दूर जा रहा है, लेकिन उनका कहना ये है कि दे आर टू बॉडीज इन वन सोल, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर वो उससे दूर भी जाएगा फिर भी वो उससे सेपरेट नहीं हो सकता है। सो द लवर इज ट्राइंग टू जस्ट वी कैन से, उसको क्या कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है दैट दे आर टू इन वन सोल, दे आर टू बॉडीज इन one soul, they cannot be separated. Rather we can he goes anywhere, he cannot be separated from his beloved. So this is the description given in the valediction of forbidding mourning and John Donne's flea. These two are one of the finest examples of metaphysical conceit. Now who are the writers have used this term? So John Donne, then Andrew Marvell also used this term, and also George Herbert. George Herbert have written the works and he used this term in his works. Now the poets of 20th century like T.S. Eliot has re-evaluated the English poetry of 17th century. Guys, the spelling of this is wrong. 17th is S-E-V-E-N, not B. This B is wrong. Now the poets of 17th century like T.S. Eliot means this term, this John Donne and Andrew Marvell and Herbert, they belong to age of we can say Puritan age. So now in the modern age, in the 20th century also, this term is re-evaluated by some English writers, by some English poets in the 17th century and also in the in the 20th century. The term belongs to 17th century. ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, 20th सेंचुरी के जो पोएट्स थे इन्होंने भी इस टर्म को रीवैल्यूएट किया, किसको, मेटाफिजिकल कंसीट को। नाउ द सेकंड टर्म इज द सेकंड काइंड इज द पेट्रार्कन कंसीट। व्हाट इज दिस पेट्रार्कन कंसीट? इट इज़ अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लव पोम्स। ये किस में यूज़ किया जाता था? लव पोम्स में यूज़ किया, दैट हैड बीन नॉवल एंड इफेक्टिव इन इटालियन पोइट्री ऑफ पेट्रार्क। ये किस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था या किस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया? Poetry of Petrarch में, that is why it is called Petrarchan conceit. Clear? The figure consists of a detailed ingenious and often exaggerated comparisons applied to the disdainful mistresses as cold and cruel as she is beautiful, and to the distresses and despair of her worshipful lover. मतलब कहने का ये है कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा exaggerated comparison किया जाता है। पेट्रार्कन कंसीट में क्या है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा कर जो कंपैरिजन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रार्कन कंसीट कहते हैं। ये कब पॉपुलराइज हुआ है? इटालियन पोइट्री ऑफ पेट्रार्क से पॉपुलराइज हुआ है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पेट्रार्कन कंसीट। नाउ कैसे कहते हैं? डिस्डेनफुल मिस्ट्रेस एज कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्ट्रेस को कैसे बता रहे हैं? कोल्ड एंड क्रूअल, शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है। एंड टू द डिस्ट्रेसेस एंड डिस्पेयर ऑफ अ वर्शिपफुल लवर,
ठीक है. Now Sir Thomas Witt in the sonnet My Gaily Charged with Forgetfulness. This is the work of Sir Thomas Witt. He translated this work from Petrarch and he compares the lover's state of mind in detail to a ship laboring in a storm. यहाँ पे जो लवर का स्टेट ऑफ माइंड है उसको किसे उसको क्या कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक शिप है जो क्या कर रहा है, लेबरिंग इन स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म में चल रहा है, उससे अब इसको ये लवर के स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. इन किस वर्क में, माई गेली चार्ज्ड विद फॉरगेटफुलनेस बाय थॉमस विट एंड इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम पेट्रार्क. Another example of a sonnet translated from Petrarch by Witt begins with an oxymoron describing the opposing passions experienced by a courtly sufferer from the disease of love. I found no peace and all my war is done. I fear and hope, I burn and freeze in ice. Now I find no peace. यहाँ वो क्या कर रहे हैं, ये एक सोनेट है जिसको ट्रांसलेट किया गया है पेट्रार्क के सोनेट से एंड विट इसको किसे बिगिन कर रहे हैं, किससे, ऑक्सीमोरॉन से. कैसे और क्या दिखा रहे हैं, ऑपोजिंग पैशंस एक्सपीरियंस्ड बाय अ कोर्टली सफरर. ऑपोजिंग पैशंस को एक साथ दिखा रहे हैं, यानी ऑक्सीमोरॉन से स्टार्ट कर रहे हैं. आई फाइंड नो पीस एंड ऑल माई वॉर इज डन. यहाँ पे पीस की बात हो रही है और यहाँ पे वॉर की बात हो रही है. आई फियर एंड होप, फियर है और फिर साथ में क्या है, होप भी है. आई बर्न एंड फ्रीज, two opposing things are put together, that means this is oxymoron. So इन्होंने पेट्रार्क के सोनेट से ट्रांसलेट किया है और इसको किससे शुरू कर रहे हैं, ये ऑक्सीमोरॉन से शुरू कर रहे हैं और ऑपोजिंग पैशंस को एक साथ दिखा रहे हैं. क्लियर. Now Shakespeare in Sonnet 18 offers extended metaphor which compares his love to summers. In Sonnet 18 शेक्सपियर ने extended metaphor का यूज़ किया है. Extended metaphor, what is the extended metaphor? This is extended metaphor. Conceit is also known as extended metaphor. Clear? Which compares his love to summers. और वो क्या कर रहे हैं, अपने लव को किससे कंपेयर कर रहे हैं, समर से कंपेयर कर रहे हैं. इन रोमियो एंड जूलियट इज कंपेयर टू द सन. जूलियट को किससे कंपेयर किया गया है, रोमियो एंड जूलियट में, रोमियो एंड जूलियट रिटन बाय शेक्सपियर एंड इन दिस वर्क जूलियट इज कंपेयर टू सन इन द बालकनी सीन. माई मिस्ट्रेस आर नथिंग लाइक द सन. वो अपनी मिस्ट्रेस को कैसे बता रहे हैं, सन की तरह बता रहे हैं. कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स. ठीक है, लिप्स रेड, लिप्स की जो रेडनेस है वो किससे, कोरल से डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. इफ़ स्नो बी वाइट, अगर स्नो वाइट है, वाई देन हर ब्रेस्ट आर डन. इफ़ हेयर्स बी वायर्स, और हेयर्स अगर कैसे हों, वायर्स हों, ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड. हेयर्स को किससे कंपेयर किया गया है, वायर से कंपेयर किया गया. सो वी कैन से नाउ दैट conceit is what? Conceit is something in which we see the comparison beyond the physical world, the comparison beyond the imagination. If we see this type of comparison in any poem, that means this is a conceit. And there are two types of conceit, metaphysical conceit and another is Petrarchan conceit. ठीक है, so this is all about conceit. This is all about what is conceit, how many types of conceit, who has used this conceit and what are the kinds of conceit. So I have described all the things related to this word conceit. Still you have any doubts or queries in your mind related to this very term, you can mention it in the comment section. I'll definitely answer your question and thank you for watching.